दोस्तों आज की वीडियो में हम यहाँ पे बीए इंग्लिश ऑनर्स की एक बुक कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज को स्टार्ट करने वाले हैं। इस बुक की जो पहली यूनिट को हम पूरी वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। दोस्तों पहली यूनिट के टॉपिक हैं फेडरल रिपब्लिक, रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर, सोवरेंटी, सोशलिज्म, डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म एंड सर्वधर्म संभावा। तो इन सारे टॉपिक्स को हम पूरी वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, संविधान का इंट्रोडक्शन लेते हैं। तो हम अपनी कहानी की शुरुआत संविधान के इंट्रोडक्शन के साथ करते हैं। दोस्तों जुलाई 1946 में संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जनता के द्वारा चुनाव करा गया और 9 दिसंबर 1946 में यानी 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली मीटिंग जो है रखी गई। 166 बैठकें करने के बाद 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनके पूरी तरीके से तैयार हो गया। यानी कि पहली मीटिंग हुई 9 दिसंबर 1946 और संविधान बनके तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। और जैसा कि आपको पता ही है कि उसके बाद 26 जनवरी 1950 में हमारे संविधान को लागू करा गया और इसीलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा कि हमारे संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन जो है लगे थे। दोस्तों हमारा संविधान वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी है और हमारे संविधान को लिविंग टेक्स्ट यानी जीवंत दस्तावेज भी कहा जाता है। लिविंग इसलिए माना जाता है क्योंकि हमारा संविधान खुद को अलग अलग रिक्वायरमेंट्स और कंडीशंस के हिसाब से ढाल लेता है। जब हम बोलते हैं कि हमारा संविधान अपने आप को ढाल लेता है तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे संविधान में बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं और इन्हीं चेंजेस को पॉलिटिकल लैंग्वेज के अंदर अमेंडमेंट्स कहा जाता है। दोस्तों अमेंडमेंट्स के द्वारा बहुत सारे चेंजेस हमारे संविधान के अंदर करे गए हैं और अगर आप 2021 तक के डाटा को देखते हो तो उसके हिसाब से हमारे संविधान में अभी तक 105 अमेंडमेंट्स जो है हो चुके हैं। दोस्तों अमेंडमेंट्स करने का मतलब ये नहीं होता कि हमारे को पूरा संविधान बदलने का अधिकार है, क्योंकि संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको आप कभी नहीं बदल सकते। यानी कि संविधान का जो फंडामेंटल फॉर्म होती है उसको कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता। और हमारा संविधान दोस्तों एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी को गवर्न भी करता है। तो चलिए अब हम ऐसा करते हैं, संविधान की डेफिनेशन को देखते हैं। तो अब इसकी डेफिनेशन है, इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट that lays forth a set of guidelines for how the nation will be governed। यानी कि ये एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट है जो कि डिसाइड करता है कि हमारा नेशन कैसे गवर्न किया जाएगा, कैसे चलाया जाएगा। एक कानूनी दस्तावेज है जो राष्ट्र को कैसे शासित किया जाएगा इसके लिए दिशा निर्देशों का एक सेट इसके अंदर होता है। Now let's talk about some salient features of Indian Constitution। तो अब हम अपने संविधान के कुछ प्रमुख विशेषताओं की बात करते हैं। तो सबसे पहली विशेषता है हमारे संविधान का प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना। दोस्तों प्रियम्बल में संविधान के कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को रखा गया है जो कि भारत की जनता के अधिकारों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ बिलीव, फेथ एंड वर्शिप एंड सेक्युलर जैसे वर्ड्स को मेंशन किया गया है। दोस्तों सेकंड फीचर है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। लाइक मोस्ट ऑफ द मॉडर्न डेमोक्रेसीज, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, चाइना, जर्मनी एंड इंडिया टू हैज़ अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि दैट वी हैव अ लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा सबसे बड़ा लिखित संविधान है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड फीचर एंड दैट्स द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों हमारा देश लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जाना जाता है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने डिटेल्ड डॉक्यूमेंट तैयार करना चाहते थे जो गवर्नमेंटल सिस्टम के सारे एस्पेक्ट्स को टच करता हो। जहां तक एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन ओनली 7 आर्टिकल्स वाला शॉर्टेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, चाइना हैज ओनली 138 आर्टिकल्स एंड द कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज 11 पार्ट्स एंड 147 सेक्शन। वहीं दूसरी तरफ इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स हैं और
नोट करने वाली बात तो यह है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अभी भी अमेंडमेंट के द्वारा और ज़्यादा एक्सपेंड होता जा रहा है। तो संविधान के बड़े होने का सबसे बड़ा कारण है हमारे देश की डाइवर्सिटी। हमारे देश में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी, इतनी ज़्यादा विविधता है, तो उन सबको सही से मैनेज करने के लिए, सही से संभालने के लिए इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन रचा गया है। नेक्स्ट फीचर है सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। यहाँ इंडियन पार्लियामेंट को भी कॉन्स्टिट्यूशन के पैरामीटर में रहकर काम करना होता है। नेक्स्ट फीचर इज फंडामेंटल राइट्स, यानी मौलिक अधिकार। तो हमारे संविधान ने हमें 7 मौलिक अधिकार दिए थे। मौलिक अधिकारों को कोई भी हमसे छीन नहीं सकता, और अगर ऐसा होता है तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी दोस्तों जो है जा सकते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर 3 के आर्टिकल 12 से आर्टिकल 15 तक 7 फंडामेंटल राइट्स जो है दोस्तों दिए गए हैं, और इसके अंदर है राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू एजुकेशन एंड कल्चर, राइट टू प्रॉपर्टी एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। लेकिन दोस्तों 44th अमेंडमेंट एक्ट के बाद राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से निकालकर आर्टिकल 300A में रख दिया गया, और केशव नंदा भारती केस के बाद तो फंडामेंटल राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर दिया गया है, यानी अब इसमें कोई भी अमेंडमेंट्स हो ही नहीं सकता। एंड नाउ द नेक्स्ट फीचर इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो संविधान के चैप्टर 4 में इनको रखा गया है, और फंडामेंटल राइट्स जैसे एक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे ही डायरेक्टिव प्रिंसिपल यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व सोशियो इकोनॉमिक राइट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये गरीबों के लिए यानी पुअर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन दोस्तों बात ये है कि कोर्ट के द्वारा ये इनफोर्सेबल नहीं होते, यानी कि अगर कोई DPSPs को लागू नहीं करता है तो हम उसको कोर्ट के अंदर जो है उसको अपील नहीं कर सकते हैं। अब नेक्स्ट फीचर है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी कि हमारे मौलिक कर्तव्य। अगर संविधान ने हमारे को इतनी सारी चीज़ें दी है तो हमारे कर्तव्य भी बहुत सारे हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटीज भी एक कॉन्स्टिट्यूशन का सेलिएंट फीचर है। मौलिक कर्तव्य थे वो हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं हुआ करते थे, लेकिन इंदिरा गांधी ने अपॉइंट करी थी एक कमेटी को अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ स्वर्ण सिंह, और उन्होंने इसकी रिपोर्ट निकाली। तो उन्होंने हमारे संविधान के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया था चैप्टर 4 के अंदर। तो फ्रेंड्स लेट्स टॉक अबाउट आवर फर्स्ट टॉपिक, फेडरल रिपब्लिक यानी संघीय गणराज्य। दोस्तों ये फेडरल सिस्टम कनाडा से बोरोड किया गया है। दोस्तों फेडरल सिस्टम में जो पावर ऑफ डिवीजन है वो 2 सरकारों यानी केंद्र और राज्यों के बीच में होता है। संविधान के 7th शेड्यूल में पावर को 3 लिस्ट बनाकर डिवाइड भी किया गया है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट को केंद्र सूची कहा जाता है, स्टेट लिस्ट को राज्य सूची, और कंकरेंट लिस्ट को समवर्ती सूची कहा जाता है। सेंट्रल लिस्ट के अंदर वो सारे पॉइंट्स रखे गए हैं जिसकी पावर सेंटर के पास होती है। स्टेट लिस्ट के अंदर वो सारे पॉइंट्स रखे गए हैं जिनकी पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है, और कंकरेंट लिस्ट के अंदर दोस्तों वो सारे पॉइंट्स हैं जिनकी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास होती है। दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है कि हमारा देश अंग्रेजों के द्वारा गुलाम बनाया गया था, हमारे देश के ऊपर बहुत सारा अत्याचार करा गया था। तो इसी को देखते हुए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे, जो संविधान निर्माता थे, उन्होंने स्ट्रॉन्ग यूनिटरी फीचर को रखा है, यानी कि उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के ऊपर फोकस किया है। यानी उन्होंने केंद्र को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मेन चीज़ें जैसे रेलवे, मिलिट्री, फॉरेन रिलेशन और यहाँ तक कि IAS एंड IPS के एग्जाम्स को सेंट्रल लिस्ट के अंदर रखा है। दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट के पास प्रेसिडेंट रूल लगाने की भी पावर होती है। कुछ विशेष सिचुएशन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी राज्य के अंदर प्रेसिडेंट रूल को लगा सकती है, और जब प्रेसिडेंट रूल लगता है दोस्तों तो सारी पावर स्टेट गवर्नमेंट की खत्म हो जाती है और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाती है। तो ये चीज़ भी हमारे को बता रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल है अगर हम कंपेयर करते हैं उसको स्टेट गवर्नमेंट से। दोस्तों हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने नीति आयोग भी अपॉइंट करा है जो कि डिस्ट्रीब्यूट करता है रिसोर्सेज को बिटवीन द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। दोस्तों
नीति आयोग टेक केयर्स ऑफ एटलीस्ट 70% ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेस आल्सो। नाउ स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, रूल ऑफ लॉ। दोस्तों सिंपल वर्ड्स में रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। सुप्रीमेसी ऑफ लॉ का मतलब है कि देश में सबसे बड़ा लॉ यानी कानून होता है और कानून से ऊपर कुछ भी नहीं है, चाहे वो कोई रिप्रेजेंटेटिव हो, प्रधानमंत्री हो या कितनी ही बड़ी अथॉरिटी हो, सबसे ऊपर हमेशा कानून रहेगा और इसी को रूल ऑफ लॉ कहा जाता है। ये चीज़ दोस्तों फ्रेंच के एक फ्रेज ली प्रिंसिपल दी ला लीजलाइट से ड्राइव्ड हुई है और दोस्तों इस रूल ऑफ लॉ और इस द प्रिंसिपल दी ला लीजलाइट को अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट भी किया है, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट नोन एंड एक्सेप्टेड थ्योरीज वाज प्रोपाउंडेड बाय एवी डाइसी। ये थ्योरी उनकी बुक द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से फेमस हुई थी। दोस्तों थ्योरी में यह कहा गया था कि गवर्नमेंट शुड बी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रेदर देन मैन, यानी कि जो गवर्नमेंट है वो बेस्ड होनी चाहिए प्रिंसिपल ऑफ लॉ के ऊपर रेदर देन मैन, यानी कि किसी एक इंसान की बजाय वो लॉ ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर चलना चाहिए। और उन्होंने इसके 3 मेजर पिलर भी जो है बताए थे। पहला पिलर है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, यानी कि लॉ जो है वो सुप्रीम रहेगा हमेशा, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। दूसरा पिलर है इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि हर किसी के लिए सेम लॉ होना चाहिए, नो मैटर ऑफ देयर रैंक एंड पोजीशन। उनकी रैंक और पोजीशन से कोई मतलब नहीं है, हर किसी के लिए सेम लॉ सेम कानून होगा, चाहे वो किसी सरकारी कर्मचारी का प्रधानमंत्री हो और उससे लेकर के कोई छोटा कर्मचारी यानी कांस्टेबल हो। अगर उसने कोई इलीगल काम करा है तो उसको उतनी ही पनिशमेंट मिलनी चाहिए जितनी एक नॉर्मल सिटीजन्स को मिलेगी, यानी कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ। अगला हमारा थर्ड जो है पिलर है प्रीडोमिनेंस ऑफ द लीगल स्पिरिट डाइसी। तो डाइसी का कहना था दोस्तों कि अगर सिर्फ रूल बना देंगे तो वह फॉलो नहीं होंगे, इसलिए हमें एक इन्फोर्सिंग मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। लाइक हमें इम्पार्शियल एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी बनानी पड़ेगी जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रूल ऑफ लॉ में मदद करेगी। तो इस तरीके से ये 3 पिलर खत्म होते हैं। अब हम बात करते हैं सेपरेशन ऑफ पावर की। तो दोस्तों सेपरेशन ऑफ पावर, तो दोस्तों सेपरेशन वर्ड का मतलब होता है सेपरेट करना या डिवीजन करना, यानी आप इसे डिवीजन ऑफ पावर भी कह सकते हैं। तो दोस्तों हमारे देश में लेजिस्लेचर, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव के बीच में डिवीजन ऑफ पावर किया गया है। यहाँ पर पावर को 3 भागों में डिवाइड करा गया है। पहला है लेजिस्लेचर जिसका काम होता है कानून को बनाना, और दूसरा है एग्जीक्यूटिव जिसका काम होता है उस कानून को एग्जीक्यूट करना या इम्प्लीमेंट करना, और लास्ट में जुडिशरी का काम होता है अगर कोई कानून को वायलेट करता है तो उसको पनिशमेंट देना। तो इस तरीके से इंडिया के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर करा गया है। दोस्तों यूएसए में ये डिवीजन बहुत ज़्यादा रिजिड है, लेकिन इंडिया में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इंडिया के अंदर इनको स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करा जाता। अब हम बात करते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो दोस्तों इसका मात्र एक ऑब्जेक्टिव है, वो है आर्बिट्रेरीनेस को खत्म करना, यानी कि जब हम पावर किसी एक इंसान के या एक ग्रुप ऑफ पीपल के हाथ में दे देते हैं तो वो उस पावर का मनमाने तरीके से इस्तेमाल कर सकता है, उसका मिसयूज कर सकता है, यानी कि वो आर्बिट्रेरीनेस को ला सकता है। तो इसका एक सिंपल सा ऑब्जेक्टिव यही है कि आर्बिट्रेरीनेस को खत्म करना है। अब हम बात करते हैं सेपरेशन ऑफ पावर के कंसेप्ट की। तो सेपरेशन ऑफ पावर दोस्तों अरिस्टोटल के द्वारा ओरिजिनेट करा गया था और ये 4th सेंचुरी BCE के अंदर ओरिजिनेट करा गया, लेकिन बाद में लॉकी ने क्या करा, इसको और ज़्यादा डेवलप किया और बाद में मॉन्टेस्क्यू ने इसको प्रोपाउंड करा और उनकी जो बुक थी द स्पिरिट ऑफ लॉ, तो स्पिरिट ऑफ लॉ के अंदर इन सारी चीज़ों को अच्छे से डिस्क्राइब करा गया था। दोस्तों सेपरेशन ऑफ पावर के अंदर ही एक और चीज़ आती है जिसको हम कहते हैं सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। इसका मतलब ये होता है कि अगर 3 चीज़ जो है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के, अगर इन 3 चीज़ों में से कोई भी एक अपनी पावर को बढ़ाने की कोशिश करता है तो बाकी के 2 जो है उसके ऊपर बैलेंस या उसको चेक जो है कर सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों सेपरेशन ऑफ पावर खत्म होता है।
तो अब हम बात करते हैं सोवरेंटी की, जिसको संप्रभुता कहा जाता है। दोस्तों, सोवरेंटी का मतलब होता है कि हम लोग यानी देश की जनता देश को गवर्न करती है। इसीलिए प्रियम्बल की पहली लाइन में ही कहा गया है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, दैट स्ट्रिक्टली मेक्स इट क्लियर दैट पीपल आर सुप्रीम। जो ये साफ साफ दर्शा रहा है कि पीपल जो है इंडिया के वो सुप्रीम है, यानी कि देश की जनता के पास सबसे ज़्यादा पावर है और हमारे देश की जनता ही हमारे देश यानी इंडिया को गवर्न करती है। दोस्तों, सॉवरेन का मतलब यह भी होता है कि इंडिया के ऊपर कोई एक्सटर्नल फैक्टर दबाव नहीं डाल सकता कि हमें क्या डिसीजन लेना है और क्या नहीं लेना है। और इंडिया के पास खुद का लेजिस्लेचर है जो लॉ मेकिंग का काम करता है। तो सॉवरेंटी दोस्तों इतना ही था। अब स्टार्ट करते हैं सोशलिज्म को। तो सोशलिज्म यह टर्म 42nd अमेंडमेंट के बाद 1976 में कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करा गया था। सोशलिज्म दोस्तों यानी समाजवाद। सोशलिज्म टर्म को अगर हम देखें तो ये वैग्यू एंड कंट्रोवर्शियल है। सोशलिज्म का क्योंकि मतलब होता है जहां कोई भी प्राइवेट ओनरशिप नहीं होती, जहां पर सारी चीज़ें गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है। लेकिन अगर आप इंडिया को देखो तो यहाँ तो बहुत सारी चीज़ें प्राइवेट भी हैं। तो इसीलिए दोस्तों ये सोशलिज्म जो टर्म है ये कंट्रोवर्शियल है। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि इंडिया ने 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत एलपीजी यानी कि लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन को अडॉप्ट किया था। तो सोशलिज्म जो है इस तरीके से खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल ही इंडिया को डेमोक्रेटिक स्टेट डिक्लेयर कर देता है। डेमोक्रेसी मींस गवर्नमेंट ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल। दोस्तों, हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। दूसरे शब्दों में कहें तो भारत के लोगों का भारत की पॉलिटिकल पावर में शेयर है, जिसको वो अपने रिप्रेजेंटेटिव या प्रतिनिधियों के द्वारा इस्तेमाल करते हैं। इंडिया ने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को अडॉप्ट किया है और साथ ही साथ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और राज्यसभा के मेंबर्स के लिए सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम को यूज किया है। एंड आल्सो द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम हैज बीन अडॉप्टेड इन द इलेक्शन टू द लोकसभा एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो दोस्तों इस तरीके से 1952 से अभी तक इंडिया में डेमोक्रेसी सक्सेसफुली रन करते हुए आ रही है। दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं अपने लास्ट टॉपिक सेक्युलरिज्म एंड सर्वधर्म संभव की। दोस्तों, सेक्युलरिज्म का मतलब होता है धर्मनिरपेक्षता और इंडिया ने सेक्युलरिज्म को स्टार्टिंग से ही फॉलो किया है। हम बात करते हैं ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड से। ब्रिटिशर्स ने ब्रिटिश इंडिया को धर्म के आधार पर दो देशों में डिवाइड करा, एक पाकिस्तान और एक इंडिया। उसके बाद पाकिस्तान डिक्लेयर्ड इटसेल्फ एन इस्लामिक स्टेट, बट इंडिया ने खुद को सेक्युलर कंट्री ही डिक्लेयर किया। इंडिया के सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 28। लेकिन इंडिया को प्रियम्बल में सेक्युलर टर्म का यूज नहीं किया गया था। इसीलिए इंडिया के प्रियम्बल में सेक्युलर टर्म को ऐड करने के लिए 42nd अमेंडमेंट किया गया। दोस्तों, इंडिया में हर व्यक्ति को अपने धर्म को फॉलो करने का अधिकार है और फ्रीडम ऑफ रिलीजन तो फंडामेंटल राइट्स का दर्जा भी दिया गया है। दोस्तों, इस तरीके से हमने अपने पहले यूनिट कंप्लीट कर ली है। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियरली समझ आ गई होंगी। अब सेकंड वीडियो में नेक्स्ट यूनिट को हम कंप्लीट करेंगे, इसीलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप आने वाले ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस को मिस ना कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और देखते रहिए दिल्ली वाला टीचर।